आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार श्रोताओं, समय हो चुका है रेडियो डॉक्टर का। रेडियो डॉक्टर आपका पसंदीदा कार्यक्रम 3 से 4 आप इसे सुनते हैं और हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई एक्सपर्ट डॉक्टर इस प्रोग्राम में जुड़ता है और विषय ऐसे चुने जाते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं। और आज का खास विषय है युवा और मधुमेह, यूथ एंड डायबिटीज़ आज का विषय है। और हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा। आप सीनियर डायरेक्टर हैं डिवीजन ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज मेदांता हॉस्पिटल से। सर, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं रेडियो डॉक्टर में आपकी समस्याओं को, आपके प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो फोन लाइंस अवेलेबल हैं, जान लीजिए 011 दिल्ली का STD कोड है। अगर आप दिल्ली NCR के बाहर से फोन मिला रहे हैं, उसके बाद 23421080, 23421084, 23421080, 23421084, ये दोनों ही फोन लाइंस अवेलेबल हैं। और आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने प्रश्न पहुंचा सकते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। डॉक्टर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा आज का विषय है, युवाओं में डायबिटीज को खासा लेकर हम बात करेंगे, लेकिन डायबिटीज होती कितने प्रकार की है? डायबिटीज का मतलब है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा एक नियमित अमाउंट से ऊपर होने को डायबिटीज बोला जाता है। शरीर में शुगर एक लिमिट तक बॉडी कंट्रोल करती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन इस शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने में मदद करता है जी। जब भी शरीर में इंसुलिन की मात्रा में कमी होगी या फिर उसका एक्शन पूर्णतः नहीं होगा तो शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने लगेगा। इस बीमारी में कई तरह से शुगर बढ़ सकती है। अगर पैंक्रियाज में ये इंसुलिन वाली सेल्स काफी निष्क्रिय हो चुकी हैं तो डायबिटीज टाइप 1 जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि 80 से 90% तक पैंक्रियाज की इंसुलिन सिक्रीशन कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उनको हम टाइप 1 कहते हैं। दूसरा स्पेक्ट्रम आता है जो हम एडल्ट में देखते हैं, उसको हम टाइप 2 कहते हैं। टाइप 2 में क्या होता है कि लंबे समय से बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा है, इंसुलिन का रुकावट आ रही है इंसुलिन के एक्शन में। ठीक है। ये रुकावट मुख्यतः कहाँ आती है? 2 सेल्स हैं, एक फैट सेल एंड मसल सेल। अगर फैट सेल बढ़ेगी और मसल सेल कमजोर होगी तो इंसुलिन का पूर्णतः एक्शन नहीं होगा, तो शुगर बढ़ेगी। उसको कंपनसेट करने के लिए पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन निकालेंगे और पैंक्रियाज से इंसुलिन इनिशियली तो कंपनसेट होगा, बट आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन पैंक्रियाज अब उस रेजिस्टेंस को कंपनसेट नहीं कर पाएगा और शुगर बढ़ने लग जाएगी। तो अब मतलब अब इंसुलिन की भी डेफिशिएंसी अब स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा कुछ अन्य परेशानियां जैसे कि पैंक्रेटाइटिस हुई, किसी का इन्फ्लेमेशन की वजह से या कैल्सिफिकेशन की वजह से पैंक्रियाज में डैमेज हो गया, उसको हम पैंक्रियाटिक रिलेटेड डायबिटीज बोलते हैं। कुछ जीन रिलेटेड डायबिटीज होती हैं, ये जेनेटिकली होती हैं, जिसमें कि इंसुलिन की सिक्रीशन या एक्शन से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, तो उनको जेनेटिक डायबिटीज बोला जाता है जी। इसके अलावा एक डायबिटीज होती है जो गर्भावस्था में होती है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज या बोला जाता है। और फिर कुछ ड्रग्स के द्वारा, जैसे कि कुछ हार्मोन्स हैं, स्टीरॉयड हैं, जैसे कि आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा कि कई लोगों जिनको शुगर नहीं थी, लेकिन जब कोविड के प्रोटेक्शन के लिए स्टीरॉयड दिया गया तो शुगर आ गई उनको। वो भी एक कारण हो सकता है। और कुछ हार्मोन इश्यू हैं जिनमें की डायबिटीज होती है। और युवाओं में कौन से टाइप की डायबिटीज जो है वो ज्यादा पाई जाती है? ये एक स्पेक्ट्रम चेंज हो रहा है। आज से अगर मैं बोलूं 20 साल पहले, अगर हम यंग ऑनसेट डायबिटीज की बात करते थे तो हम कहते थे कि इनको टाइप 1 डायबिटीज ही है। 30 साल से कम की उम्र में मेल मुख्यतः जो डायबिटीज होती है वो टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता था। उसके अलावा कुछ जेनेटिक डायबिटीज या पैंक्रेटिक रिलेटेड डायबिटीज या अनकॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज बोला जाता था। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है, जो कि हम एडल्ट एज में देखते थे, 4th 5th डेकेड में देखते थे, अब वो स्पेक्ट्रम ऐसा चेंज हो रहा है कि वो हमें 30 के नीचे भी अब मिलने लग गए हैं पेशेंट। तो एक साइजेबल प्रोपोर्शन जिसको हम बोलेंगे कि 30 ईयर से कम एज में यूथ ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज का देखने में मिल रहा है। जो एक कंसर्न है, कॉज ऑफ कंसर्न है, जो कि लॉन्ग टर्म के हेल्थ के लिए टाइप 2 डायबिटीज भी काफी खराब हो सकती है। कई बार मैं इसको थोड़ा हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ कि इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पेरेंट आएंगे बच्चे को लेके, सपोज मान के चलिए 18 साल का बच्चा आ गया, 17 साल का बच्चा आ गया कि मेरे बच्चे को शुगर हो गई है। ठीक है।
मैं उनको देखूंगा, मैं बोलूंगा कि हमें फिर इंसुलिन स्टार्ट करनी चाहिए, ये तो मुझे लग रहा है कि टाइप 1 डायबिटीज है। वो बोलेंगे आप इंसुलिन क्यों स्टार्ट करें, क्या इसकी कोई टैबलेट नहीं हो सकती है? पहले तो पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करने में एक दुख होता है कि इतनी छोटी उम्र में डायबिटीज कैसे? डॉक्टर ये बीमारी तो हम चौथे पांचवें डेकेड में 40 45 50 के बाद सुनने में, इतनी उम्र में कैसे हो गई? हमने उनको समझाया। फिर जब ट्रीटमेंट की बात आती, फिर इंसुलिन, कितनी बार इंसुलिन। अब उसी की जगह पे अगर वो टाइप 2 डायबिटीज हो जाए तो उनको लगता है कि चलिए टैबलेट खाने वाली डायबिटीज है। एक तो पहले चलिए एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने कि फैक्ट कि मेरे बच्चे को डायबिटीज हो गई, या बच्चे ने भी एक्सेप्ट कर ली, तो उनको लगेगा कि बहुत आसान है, चलिए टाइप 2 डायबिटीज हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी मेडिकल लिटरेचर एंड डेटा देखा गया, 10 साल में अगर हम टाइप 1 डायबिटीज के एक पेशेंट को कंपेयर करें और टाइप 2 वाले यंग ऑनसेट डायबिटीज को कंपेयर करें, जो शरीर में कॉम्प्लिकेशन जिसमें कि आईज, किडनी, नर्व्स वगैरह में प्रॉब्लम है, वो टाइप 2 में ज्यादा हो जाती हैं। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि देखिए बीमारी कोई भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप यंग ऑनसेट टाइप 1 देखें तो वो बेटर बीमारी है कंपेयर टू यंग ऑनसेट टाइप 2 के। लगने में आसान लग रही है कि टैबलेट ले लिया, लेकिन ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है, क्योंकि इसके साथ में अदर ऑर्गन्स की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं कंपेयर टू टाइप 1 डायबिटीज। जी डॉक्टर, बिल्कुल अदर ऑर्गन्स जो किस तरह से यंग एज में अगर हम डायबिटीज को हो जाती है वो कैसे अफेक्ट होते हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। श्रोताओं, आप रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं, मैं सृजन आपके साथ हूँ। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा, सीनियर डायरेक्टर डिवीजन ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज मेदांता हॉस्पिटल से, और रेडियो डॉक्टर में आज का विषय है युवा और मधुमेह, यूथ एंड डायबिटीज। जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि टाइप 2 डायबिटीज जो है ज्यादातर युवाओं में देखने को मिलती है। आप भी अपने प्रश्नों के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड, उसके बाद 23421080, 23421084। सुनील कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं मेदांता हॉस्पिटल से, और आज रेडियो डॉक्टर का विषय है युवा और मधुमेह, यूथ एंड डायबिटीज। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, तो डॉक्टर आइए इनका प्रश्न जानते हैं। हेलो। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मेरा नाम सरिता है। जी सरिता, स्वागत है। कहाँ से बोल रही हैं आप? हम लखनऊ से बोल रहे हैं। जी लखनऊ से आपका स्वागत है एक बार फिर से, और अपना प्रश्न बताएं सरिता। मेरा प्रश्न है कि जब शुगर की बीमारी होती है तो हमें मीठी चीज जो है कितने दिनों तक नहीं खानी चाहिए? सरिता, मैं आपकी उम्र जान सकती हूँ? जी, माय एज इज 18 years old। ओके, तो जवाब सुनिए। सरिता, बहुत ही अच्छा सवाल है कि मुझे मीठा कब तक नहीं खाना चाहिए। और अक्सर ये एक बड़ा चैलेंज है कि जिस चीज के लिए हम मना करते हैं तो वो उसमें हमारे बॉडी, मेंटली, फिजिकली हम उसको रिएक्ट करते हैं कि हम उसको करें, हम रिबेलियस एक एटीट्यूड आ जाता है। जी बिल्कुल। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना है कि शुगर खाने से क्या प्रॉब्लम है, और ज्यादा खाने से प्रॉब्लम क्या है, और कम खाने से प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि शुगर की हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, शुगर की हमारे शरीर को जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ग्लूकोज एनर्जी बॉडी को देता है वो शुगर के थ्रू ही देता है। अब डायबिटीज में क्या होता है कि आपके शरीर में शुगर, ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाती है। वो क्यों ज्यादा हुई कि आपके शरीर में या तो किसी पर्सन के शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई, या इंसुलिन का एक्शन प्रॉपर नहीं हुआ। अब हम डाइट, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, कोई इंसुलिन पे है तो उसको इंसुलिन दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ में अगर हम बहुत ज्यादा शुगर का लोड बाहर से डालेंगे तो शरीर में जो शुगर का नियंत्रण है वो खराब हो जाएगा। उसमें हमें ये देखना है कि हम एक तो एक्सेस कोई भी चीज की ना करें, डायरेक्ट शुगर को जितना अवॉइड कर सकें उतना किया जाए। बट जैसे आपका भाई कोई ओकेजन है, फेस्टिवल है, तो वहां पर आप एज ए जस्ट फॉर ए हैप्पीनेस टेस्ट करने के लिए आपने पोर्शन ले लिया किसी भी शुगर स्वीट का, वो खराब नहीं है, कि प्रोवाइडेड कि आपकी जो डायबिटीज है वो नियंत्रण में चल रही ही है, आप बराबर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सब कुछ ठीक है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड कि आप अपना और चीजें मेंटेन किए हुए हैं, एक्सरसाइज, शुगर कंट्रोल, ड्रग्स वगैरह सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। चैलेंज तब आता है कि जब हम इसको एक रूटीन बना लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो डायरेक्ट शुगर में प्रॉब्लम एक और होती है, जो आप अक्सर मार्केट से अगर शुगर लेते हैं तो उसमें केवल शुगर नहीं होती है, उसमें फैट होती है और चीजें भी होती हैं जो कि शरीर के लिए अनहेल्दी हैं। और कई बार पेशेंट हमारे पास ऐसे कहते हैं कि मैंने शुगर खाई, मैंने उसके बाद शुगर चेक किया, मेरी शुगर तो नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब मैं क्या बार बार खा? हमारा आंसर है नहीं, ऐसा मत करिए। हो सकता है कि वो इमीडिएटली आपकी शुगर नहीं बढ़े, बट उसमें जो कैलोरीज हैं, कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं, फैट बहुत ज्यादा है, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और जब आपका वेट बढ़ता है तो
शरीर में शुगर का नियंत्रण खराब होने लग जाता है और फिर उसको वापस लाने में एक बहुत चैलेंज होता है। तो खाइए, कम खाइए। जिस तरह से हमारे परंपरा है कि कुछ त्योहार बनाए गए हैं, कुछ ओकेजन बनाए गए, उन्हीं पर रखें, डेली ना करें। बिल्कुल। तो सरिता, जैसे कि डॉक्टर ने आपको बताया कि लिमिट में खाना है, और उम्मीद है कि आप अपने साथ साथ अपने बड़ों को भी इस बारे में जरूर बताएंगी। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक और श्रोता हमारे साथ हैं। डॉक्टर, हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना परिचय दें और अपना प्रश्न बताएं। और आपके डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं नेपाल से सुरेश बस्नेट बोल रहा हूँ जी। और मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जो खाने, हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे भोजन में कैसे खानाओं का सेवन करें, कैसे खानाओं का इस्तेमाल होना चाहिए कि जिससे हम मधुमेह रोग से बच सकते हैं। जी सुरेश, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये हमारे श्रोता न्यूज ऑन एयर आपके जरिए हमें नेपाल से सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात जी। रेनबो एफएम हम फ्रीक्वेंसी में ही भी अच्छी तरह से सुनाई देता है। थैंक यू सो मच। गुड, थैंक यू। सो सुरेश जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप नेपाल से हमें सुन रहे हैं। सो एक चीज, ये बहुत अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल से सारे श्रोता इसको ध्यान से सुने, और जब मैं बोलता हूँ तो मैं खुद भी सुनता हूँ, क्योंकि ये चीज हमारे लिए जरूरी है। हमें खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें मधुमेह न हो, ये सबसे पहली स्टेज है, और प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। हम वो स्थिति आने ही न दें कि हमें शुगर न हो। अब शुगर, इसलिए पहले हमें जाने कि शुगर क्यों होती है। शुगर होने के जो कारण हैं वो कुछ जेनेटिक हैं, कुछ रेशियल हैं। जेनेटिक का मतलब अगर हमारे फैमिली मेंबर में किसी को शुगर है तो हमारी शुगर होने की संभावना ज्यादा होगी। रेशियली का मतलब हम जो एशियन रेस आते हैं वो अपने आप में हाई रिस्क रेस में आते हैं डायबिटीज की। तो अब हम मीठा ज्यादा खाते हैं। मैम, वो कुछ जेनेटिक चेंजेस ओवर द इयर्स हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी एक्यूमुलेशन की पावर ज्यादा है कंपेयर टू एक्सपेंडिचर के। ठीक है। और प्लस हमारे कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस हैं, इसकी वजह से हम लोग डायबिटीज के रिस्क पे ज्यादा हैं। तो हम रेशियल में हम सबको बराबर है। ठीक है। कोई भी इसमें हम अछूते नहीं हो सकते। इसके अलावा आपके शरीर में आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर कोई लेडी है उनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुई है तो उनका डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होगा। अब कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में कि अगर मैं ज्यादा वजन कैरी कर रहा हूँ, मेरा शरीर का वजन आदर्श वजन से ज्यादा है, या मेरा बेली फैट ज्यादा है, मेरी फिजिकल इनएक्टिविटीज है, मैं फिजिकली एक्टिव नहीं हूँ, ज्यादा समय बैठे रहता हूँ, तो मेरा शुगर होने का रिस्क अपने आप में बढ़ जाएगा। तो ये एक मॉडिफाइबल रिस्क है। तो इसलिए हम अपने खान पान में ध्यान रखें। खान पान में ध्यान रखने का मतलब हम वो खाना खाएं जो हमारे शरीर के लिए न्यूट्रिशन दे, न कि हम केवल टेस्ट पे जाएं। ओवर द टाइम क्या हो गया कि फूड में हम लोग न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज करने लग गए हैं, हम टेस्ट पे प्रेफरेंस देने लग गए। सेकंड, अगर मेरी फिजिकल एक्टिविटी इस लेवल की नहीं है तो मैं कम खाना खाऊं तो मैं ज्यादा स्वस्थ रहूंगा। तीसरा जो चीज है कि मैं अपना वेट जरूर चेक करते रहूं। हर सदस्य जो मुझे सुन रहे हैं अभी, हर श्रोता जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा होगा कि जैसे हम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, एक पासबुक रखते हैं जी। हम अपने घर में एक वेइंग स्केल रखें। घर का हर सदस्य अपना एटलीस्ट महीने में एक बार वेट चेक करे, और एक पेपर में लिखते रहे कि किसका वेट में क्या चेंज हुआ। आपको मालूम चल जाएगा कि क्या हो रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो 90 kg के हमारे पास में आए। हम उनसे पूछते हैं कि 90 kg तो ओवरनाइट नहीं आया होगा, बिल्कुल कभी आप 60-70 से आगे भी तो बढ़े होंगे। तो इसका मतलब हम लोग ने देख नहीं पाए, नजरअंदाज हो गया, जिसको कि हमने कॉमन समझ लिया। तो इसलिए अपना वेट मेंटेन करें, फिजिकल एक्टिविटी रखें, और खाने में जो आपके घर में रॉ से कुक किया जाता है वो सबसे बेस्ट खाना माना जाएगा, सबसे आदर्श माना जाएगा, रादर देन कि आप प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड को लें। बिल्कुल, मैं इसी प्रश्न पे आने वाली थी डॉक्टर, कि युवाओं में हम बात कर रहे हैं, युवाओं के संदर्भ में आज हम मधुमेह विषय पर बात कर रहे हैं। तो ठीक है, हमारी फैमिली हिस्ट्री में भी है कि किसी ना किसी को डायबिटीज रही है, और यही आइडियली देखा जाता है कि 40 के बाद हम लोगों को एनुअल टेस्ट करवाने चाहिए। लेकिन अब जब फैमिली हिस्ट्री में भी है, या फिर चलिए सिम्टम्स पे भी बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, फिर कैसे हमें किस टाइम पर टेस्ट करवाने शुरू कर देने चाहिए। 2 प्रश्नों पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न ये कि सिम्टम्स पे जी। तो डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं, इसको बात को आप ध्यान से सुनिए। 50% से ज्यादा लोगों को कोई लक्षण नहीं होते हैं। कई बार डायबिटीज के पेशेंट हमारे पास में ऐसे आते हैं कि उन्होंने हेल्थ चेक किया, उसमें शुगर बढ़ी हुई आ गई, अभी उनको कोई लक्षण नहीं है। लक्षण यूजुअली तब होते हैं जब आपके खाली पेट की शुगर 200-250 को लगातार क्रॉस कर रही है, खाने के बाद की 300-350 को क्रॉस कर रही है, तो तब जाके आपको शरीर में डायबिटीज के लक्षण नजर आएंगे। ये लक्षण हो सकते हैं
एक्सेस यूरिन होना, ज्यादा प्यास लगना, आपका बिना किसी मेहनत के वजन कम होना और थकान लगना, कुछ लोग स्लीपीनेस वगैरह बताते हैं, या यूरिन में इन्फेक्शन होना, जलन पेशाब के रास्ते ईचिंग इन्फेक्शन होना, ये कॉमन लक्षण हो सकते हैं। लेकिन लक्षण न होना भी ये वाकई आश्चर्यजनक बात है। ये डायबिटीज में, तो इसलिए हमें लक्षण का वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है। सेकंड, आपने एक दूसरा सवाल पूछा था कि फैमिली में भी हिस्ट्री है, जेनेटिकली भी हिस्ट्री है, तो हम युवाओं को कैसे बचाएं? तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको डायबिटीज आने वाली है, हमें इसमें बचना है। और यही इसका मकसद है आज के बात करने का आपसे, कि हमें इस चीज को जो पहले हम जो देख रहे थे वो हम 45, 50, 60 में देख रहे थे, अब वो हमें 30 से कम पे क्यों मिलने लग गई है? तो उसके दो पहलू हैं। लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं पिछले 2-3 दशकों में। जब से हमारे देश में प्रगति होना शुरू हुई है, हम एक कंट्री हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे पास साधन ज्यादा होने लग गए हैं, तो उससे चेंज क्या हुआ कि हमारे पास में फिजिकल एक्टिविटी अब कम होने लगे, के मीन्स कम हो गए। अक्सर काम हमारे पास में अब सहूलियत होती है, हम इंटरनेट से, मोबाइल से कर पाते हैं। खाना हमारा अभी भी वैसे ही और रादर कैलोरी डेंस फूड हम ज्यादा लेने लग गए हैं। लोगों की इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ी है, लोग फूड लेते हैं, लेकिन अक्सर ये गलती हो जाती है कि फूड फिर हेल्दी फूड के बजाय अनहेल्दी फूड लेने लग जाते हैं। हम खाना खरीद सकते हैं लेकिन हेल्थ नहीं खरीदी जा सकती, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो बहुत केयरफुल। सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ने वाला है और पड़ता हुआ दिख रहा है हमको, क्योंकि यूथ ऑनसेट डायबिटीज जो कि पहले बहुत अनकॉमन थी, वो देखने में मिल रही है। सर, क्या नवजात शिशुओं में भी डायबिटीज मिल सकता है? वो मैम एक अलग इशू है। उसमें जो नवजात शिशु में और यंग बहुत अर्ली एज में डायबिटीज होती है, वो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, या रेयरली कई बार टाइप 1 डायबिटीज बहुत अर्ली एज में हो गई, या कुछ पैंक्रियाटिक मॉलफॉर्मेशंस वगैरह हो गए, वो एक अलग इशू है। हम यहाँ पर एक कॉमन डायबिटीज की बात कर रहे हैं, जो आज तक हमें 40-50 के दशक में मिलती थी, वो अब 30 से मिलने लग गई। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ऐसे लोग अब इस डायबिटीज के साथ में डिजीज एक्सपोजर जिसको हम बोलते हैं, दे विल स्टे विद डायबिटीज फॉर वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि लाइफ लॉन्ग रहेंगे। डायबिटीज से होने वाले जो शरीर में कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हम कितना समय डायबिटीज के साथ में बिता रहे हैं और किस तरह से हमने कंट्रोल रखा है। श्रोताओं, रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप और मैं सृजन आपके साथ हूँ। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा। आज का विषय है यूथ एंड डायबिटीज। फोन लाइन्स अवेलेबल है 23421080, 23421084। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार मैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को शामिल करूंगी और फोन लाइन्स पर जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके प्रश्नों को भी लेते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। तो श्रोताओं, रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप और आज का विषय है युवा और मधुमेह की समस्या, यूथ एंड डायबिटीज विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा स्टूडियो में मौजूद हैं और एक लिसनर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनका प्रश्न जानते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ, नमस्कार मैम, GS सेठा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ डॉक्टर साहब, क्या मेडिसिन लेने से भी, जैसे पैरासीटामोल ले लेते हैं, गला खराब हुआ था कफ सिर्फ ले लेते हैं, और BP की वो है प्रॉब्लम, उसकी दवाई लेने से भी क्या शुगर हो सकती है? इन जो आप दवा बता रहे हैं, इनसे शुगर नहीं होती है, बट कई बार क्या होता है कि शरीर में अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में आपकी शुगर बढ़ने लग जाती है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस आने लग जाता है। तो अगर आपको पहले से शुगर है और आपको शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ तो आपका शुगर का लेवल बढ़ सकता है। जो शुगर बढ़ाने वाली दवा है वो मुख्यतः स्टेरॉइड होती है और कुछ अलग तरह के कुछ हार्मोन्स वगैरह होते हैं जिनसे कि शुगर बढ़ती है, वो आप डॉक्टर की सलाह से ही लेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। GS सेठा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, एक प्रश्न हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ा है। ये अनूप कुमार है रांची से। ये अपनी उम्र 53 वर्ष बता रहे हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर, आई एम अ डायबिटिक, हाई BP सिंस लास्ट 16 और 15 ईयर्स। आई हैव अ टेस्ट बर्ड्स, ईट, प्लीज टेल डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सबसे पहले आप को ये समझना जरूरी है कि
दो चीजों को आपको बैलेंस करना है। एक तरफ आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है और दूसरी तरफ आपका टेस्ट है, जिसको कि प्लेजर के लिए हम खाते हैं। तो आपको अपने फूड में, जैसे कि हम एक विज्ञापन खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से एक विज्ञापन अभी हमने सुना, पहलवान जी जब बता रहे थे वो बहुत अच्छी सलाह दे रहे थे कि मैं तला हुआ नहीं खाता हूं, मैं डायरेक्ट मीठा नहीं खा रहा हूं और मैं मिलेट्स खा रहा हूं, कोर्स ग्रेन खा रहा हूं, मैं प्रोटीन बराबर खा रहा हूं। तो इस मैसेज में बहुत अच्छा मैसेज बनाया गया है एआईआर की तरफ से। इसमें सारी जो सलाह है वो छुपी हुई है। सो ईट लेस, कोर्स ग्रेन, प्रोटीन बराबर रखें, फाइबर्स बराबर रखें, अनाज को अधिक न खाएं और प्रोसेस्ड फूड, जो कि जो प्रोसेस किया हुआ अनाज है, जैसे मैदे से बनी हुई चीजें हैं, उनको कम से कम खाएं। और अक्सर जो हम जो स्नैक्स लेते हैं, जो स्नैक्स होते हैं, ये प्रोसेस्ड फूड में आते हैं और ये कन्वीनियंट फूड होते हैं, ये आसानी से मिल जाएगा, हम खा लेंगे। लेकिन आप इनको देखिए कि इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, इनसे शुगर बहुत बढ़ती है, वेट गेन होता है और इनसे टेस्ट एंड एडिक्शन हो जाता है। और अक्सर अगर हम बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उनके लिए ये मुश्किल है, क्योंकि कोई भी बच्चा होगा कि भाई आप चिप्स दिला दीजिए, आपने कुछ उनको खाने के लिए जाएंगे तो उनके फास्ट फूड दिला दीजिए, तो ग्रेजुअली बच्चे इस चीज को खाने लग जाते हैं और अपना वेट बढ़ाने लग जाते हैं। आपके लिए जो मेरा जवाब वो ये होगा कि ईट लेस, ईट हेल्दी, घर में बना हुआ खाना ज्यादा खाइए। टेस्ट के लिए आप स्वीट्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैंने वही बताया जो हमारे त्योहारों के अकॉर्डिंग चलता है उस पे चलें। और आपकी जिम्मेदारी आप तक नहीं सीमित है, आपकी जिम्मेदारी आपके परिवार के लिए बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो आपके परिवार भी हेल्दी फूड नहीं खाएगा, और आपका परिवार हेल्दी फूड नहीं खाएगा। जो डायबिटीज आपको 53 साल में दिखती है वो आपके परिवार में कम उम्र में आने की खतरे ज्यादा। बिल्कुल सर, ये जयंत कुमार है पटना से, एज इन्होंने 38 बताई है और इन्होंने कहा है कि व्हाट इज माय स्टेटस एंड हाउ टू ओवरकम, व्हाट आर द प्रिकॉशन, नो डायबिटिक फैमिली हिस्ट्री और माय नाना हैड अ डायबिटीज। हालांकि हम लोग कॉजेस पर बात कर चुके हैं, प्रिकॉशंस पर भी अभी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रश्न ये है कि पैटर्नल साइड को तो हम मानते हैं कि अगर पैटर्नल साइड में किसी को है तो हमें डायबिटीज है। यहाँ इन्होंने लिखा भी है और फिर भी इन्होंने मैटरनल साइड को इग्नोर कर दिया, क्योंकि राइट। जीन्स दोनों तरफ से आएंगी, पहली चीज ये है। लेकिन अगर जयंत, अगर आपकी प्रश्न को मैं देखूं तो ये अच्छा सवाल है, और अधिकतर आप जैसी उम्र और आपसे कम उम्र के लोगों को सचेत होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक हम जेनेटिकली, रेशियली हम लोग डायबिटीज के लिए ज्यादा प्रोन है, तो इसलिए हम सब लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमको अपने खान पीन में स्पेशली जो कैलोरीज हम कितना गेन कर रहे हैं, कैलोरीज कितना ले रहे हैं, किस टाइप का फूड ले रहे हैं, वो न्यूट्रिशन वाला है या नहीं है, उसके बारे में देखना है। फिजिकल एक्टिविटी एडिक्वेट मेंटेन करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करें। आदर्श बॉडी वजन जो होता है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये वेट अगर आपका बढ़ रहा है तो ये आपके लिए एक सिग्नल आ रहा है कि अब गड़बड़ हो रहा है। अक्सर आप बच्चों में देखेंगे वेट बढ़ता है, बेली फैट बढ़ा, पेरेंट्स कई बार आते हैं कि गर्दन में ब्लैकनेस होने लग गई है, जिसको हम बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्एंथोसिस निग्रिकेंस। आज ही हमने एक बच्चे को देखा, उन्होंने इंसुलिन का लेवल कराया, ग्लूकोज का लेवल कराया, ग्लूकोज ठीक है लेकिन इंसुलिन बढ़ा हुआ है। ठीक है। उनका प्रश्न है कि हम इंसुलिन को कैसे ठीक करें। मैंने कहा कि इंसुलिन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वेट है, जिसकी की वजह से पैंक्रियाज ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए ज्यादा वर्क कर रहा है। उसकी वजह से गर्दन में ब्लैकनेस हो गई, चेहरा में कालेपन आने लग गए, एक्सटेंसर एल्बोज नकल्स में ब्लैकनेस आने लग गई। सो इसलिए वजन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, आप रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं। टॉपिक आज का यूथ एंड डायबिटीज। डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं। फोन लाइंस अवेलेबल हैं 2342108, 2342108। एक ब्रेक लेते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। म्यूजिकली योर्स 102.6 रेनबो सुन रहे हैं आप। सृजन के साथ शो चल रहा है रेडियो डॉक्टर। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा मेदांता हॉस्पिटल से, और बात कर रहे हैं यूथ एंड डायबिटीज विषय पर। एक श्रोता हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो जी सर, अपना परिचय दें और अपना प्रश्न बताएं। लखनऊ से मैं राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, अपना प्रश्न बताएं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार राजा जी। शुरू में शुगर वगैरह जब होता है तो हम लोगों को मतलब किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब इसका लक्षण मतलब अगर हम पहचानना चाहें अपने हिसाब किताब से, तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि ये हमको एडवांस में या शुरुआत ही में पता चल जाए कि ये लक्षण हमको नजर आ रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहता था। राजा जी, इसमें दो चीज है। एक, जैसे कि
आपने वही बात दोहराई जो मैं कह रहा था कि डायबिटीज 50% से ज्यादा लोगों में कोई लक्षण नहीं देती। मतलब आपको एहसास ही नहीं हो रहा है कि आपको शुगर आपकी बढ़ी हुई है, लेकिन जो ये बढ़ी हुई शुगर है ये अपने आप में डिफरेंट सेल्स में, ऑर्गन्स में डैमेज करने के लिए काफी है और उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। सो डायबिटीज के लक्षण दो तरीके से होते हैं। पहला लक्षण होता है कि जब शुगर बहुत ज्यादा हाई होती है, जैसे मैंने बताया खाली पेट की 250-300 के ऊपर आ रही है, पीपी भी आपकी 300-350 के ऊपर आ रही है, तो ऐसे में शरीर में थकान लगना, अधिक पेशाब आना, वेट लॉस होना जिसके लिए आपने प्रयास नहीं किया, भूख बहुत ज्यादा लगना, थकान लगना, ये सब हो सकती हैं। लेकिन इन लक्षणों का नहीं होना का मतलब ये नहीं है कि आपकी शुगर नॉर्मल होगी और आप इसके लिए ध्यान न दें। अक्सर गलती यहीं पर होती है। लोग कहते हैं कि मुझे कोई लक्षण नहीं हो रहा है, मैं दवा क्यों लूं, या कुछ लोग कहेंगे कि मैं इंसुलिन भी क्यों लूं, मेरी तो कोई लक्षण ही नहीं हो रहे हैं। और पहला 10 साल किसी भी शुगर पेशेंट के लिए गोल्डन पीरियड बोला जाता है। ये गोल्डन पीरियड इसलिए बोला जाता है कि ये स्टडीज में दिखाया गया है कि पहले 10 साल आप शुगर पे अच्छे ढंग से नियंत्रण रखेंगे, जहां पर जानकारी हुई है तब से लेके तो आप 20 साल 30 साल बाद भी उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन, डिफरेंट ऑर्गन में डैमेजेस को लिमिट कर सकते हैं, बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो दूसरे जो लक्षण आते हैं डायबिटीज में वो आते हैं अंगों में प्रभाव की वजह से। अब जैसे आईज में किसी को प्रॉब्लम आया तो आई में विजन में चेंजेस आने शुरू हो गए। किसी को नर्व्स की प्रॉब्लम आई तो उसमें पैरों में जलन, झंझनाहट, सुनपना, पता नहीं लग रहा है चप्पल कब निकल जा रही है। पैरों में घाव होने लग गए, वो घाव नहीं भर रहे हैं। ये एक बहुत मुख्य लक्षण है। ये लक्षण किसी को हार्ट की परेशानी होती है जब एडल्ट एज में, जैसे चलने में सांस फूलना, छाती में दबाव पड़ना, दर्द होना, तो ये लक्षण लेकिन ये लक्षण कब हुए कि जब हमने पहले शुगर को कंट्रोल ही नहीं रखा, उसको बढ़ने दिया, 10-15 साल बाद कॉम्प्लिकेशन हुए और तब जाके ये स्थिति आई। आपके सवाल में एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो हम आज यूथ ऑनसेट में क्यों केंद्रित है, हम क्यों बच्चों में ये चाहते हैं कि ये चीज ना आने दें। एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी, टुडेज स्टडी ग्रुप, ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल होती है, उसमें ये स्टडी पब्लिश हुई। उन्होंने 2004 से लेके 2020 तक के पेशेंट के फिर फॉलोअप करने शुरू करे यंग ऑनसेट डायबिटीज में। 10 से 17 साल की डायबिटीज को, उसमें टाइप 2 डायबिटीज को उन्होंने इनरोल किया। उन्होंने जब 15 साल में 2020 में जब उसको एनालाइज किया डेटा को, तो देखा कि 50 से 60% जो यंग बच्चे थे, जो कि आप 30 से 35 साल में पहुंच चुके हैं, उनको डिफरेंट ऑर्गन्स में, चाहे वो आंखों में हो, चाहे वो नर्व्स में हो, चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर के हो, ये समस्या आ चुकी है। अब ये तो 35 साल में ये समस्या आ गई है। अब अगले 10 साल में ये इन समस्या आगे बढ़ेगी तो ऑर्गन में कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो वो अपने आप वो उनकी लाइफ के लिए, परिवार की लाइफ के लिए मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि फैमिली एज ए यूनिट इस बीमारी में काम करना चाहिए। समाज की सबसे छोटी इकाई फैमिली होती है। अगर एक सदस्य को टाइप 2 डायबिटीज है तो पूरा परिवार टाइप 2 डायबिटीज के खतरे में है, क्योंकि फैमिली एक ऐसी यूनिट है कि जहां हम इन्वायरमेंटली और जेनेटिकली पूल को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर अगर आपने खान पीन का ध्यान रखा, आपने अपने को भी स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना है। ओके जी, ओके सर जी, थैंक यू सो मच सर। सर, एक प्रश्न हमारे पास आया है राधेश्याम मिश्र जी का, ये भी लखनऊ से हैं और ये कहते हैं कि मेरी शुगर लो रहती है और नाश्ते के बाद भी लो रहती है, तो आप इन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? राधेश्याम जी, अगर आप शुगर की दवा कोई ले रहे हैं, उससे लो शुगर हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे कि मैं पर्टिकुलर दवा से मेरी शुगर लो हो रही है तो मैं क्या चेंज करूं, क्योंकि आज के समय में कई सारी ऐसी दवाएं जो कि शुगर लो नहीं करती हैं, केवल कंट्रोल करती हैं। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से इंसुलिन की मात्रा को एडजस्ट कराएंगे, जिससे कि आपकी लो शुगर नहीं हो रही। तीसरी स्थिति आती है कि कुछ लोगों में खाने के बाद की शुगर लो होती है, जिसको हम पोस्ट प्रेंडियल, खाने के बाद वाली लो शुगर बोलते हैं, पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो ये स्थिति कई बार उन लोगों में देखने में मिलती है कि जिनमें कि इंसुलिन ग्लूकोज मिसमैच हो रहा है, मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन लेटर ऑन हो रहा है और ज्यादा रोबस्ट हुआ, जिससे कि खाने के बाद की शुगर नीचे आ गई। और ऐसे लोगों में अक्सर डाइटरी चेंज से, जिसमें कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएं, मोटे अनाज खाएं, छिलका निकला हुआ अनाज न खाएं, उससे उनकी खाने के बाद की शुगर लो। जी, यही प्रश्न हमारे पास आया है। ये मनोहर लाल गांधी जी चाणक्य चौक गाजियाबाद से जानना चाहते हैं, आजकल मोटे अनाज जैसे बाजरा, मक्की, रागी, ज्वार, इनमें से कौन सा ऐसा अनाज है जिसकी रोटी हम खाएं जिसमें शुगर भी कम होती हो? क्या आप इस बारे में बता सकते हैं? इसमें दो पहलू हैं मनोहर जी।
ये आज मैं बोलूंगा ये हमारे सुपर फूड हैं, जिसको हमने छोड़ के हम लोग मैदे और गेहूं की तरफ की। गेहूं खराब नहीं है, लेकिन जब उसकी रिफाइनिंग हो जाती है तो वो खराब है। तो ये जो मोटे अनाज हैं, एक ये मोटे अनाज में फाइबर्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जी। इमीडिएटली आपको देखने में और पैलेटेबल उतने अच्छे नहीं लगेंगे लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपने इसका ये टेस्ट डेवलप कर लिया तो आप इनको रिलिश करेंगे, आपको मजा आएगा कि मैं एक हेल्दी फूड खा रहा हूँ। सेकेंड, कोई भी अनाज खा रहे हैं तो उसकी मात्रा को आप नियंत्रण में रखना जरूरी। आज के जमाने में क्योंकि हमारा 50-60% काम मशीन करती है जी। तो आपको पेट भर के खाने की जरूरत नहीं है। अनाज, गेहूं, चावल या मोटे अनाज जो भी हैं वो कम खाएं। वेजिटेबल, सैलेड, दाल, प्रोटीन वाली चीजें बराबर खाएं। जो लोग एग लेते हैं एग वगैरह लें, जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो प्रॉपरली वो बनाया हुआ कुक्ड नॉनवेज लें। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए दालें, पनीर, दूध वगैरह इसको बराबर लें, बट अनाज की मात्रा कम रखें और ऑयल को कम रखें। ठीक है। तो डॉक्टर साहिब, ये हमारे साथ हैं प्रकाश चंद्र जी रोहिणी दिल्ली से। ये डॉक्टर जानना चाहते हैं कि माय फास्टिंग शुगर इज ऑलवेज मोर देन पीपी। माय फास्टिंग या फास्ट टाइमिंग इन्होंने लिखने की कोशिश की है, इज बिटवीन 130 to 135, आफ्टर मील इज 120। सो दिस फिनोमिना प्रकाश जी सीन इन सम पीपल जिनका की फास्टिंग शुगर थोड़ा सा बढ़ा होता है या फास्टिंग शुगर ज्यादा बढ़ा होता है पीपी से। तो ये किन में होता है उनमें बताऊं मैं। एक, अगर आप लेट मील ले रहे हैं, खाना देर में खा रहे हैं, कोर आप अमाउंट ज्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, इसके अलावा आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी ज्यादा है और आपका वेट ज्यादा है और फाइनली आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, तो आपकी फास्टिंग शुगर ज्यादा रहेगी। क्योंकि आपका जो लिवर ग्लूकोज बनाता है, लिवर जब आप खाने के 3-4 घंटे के बाद से लिवर का काम होता है कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण किया जाए। इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज का एक रेगुलेटर है। इंसुलिन अगर काम नहीं कर पाएगा तो लिवर एक अनरेगुलेटेड ग्लूकोज बनाएगा, जिसकी की वजह से फास्टिंग शुगर बढ़ी रहेगी। तो आपको कंट्रोल करना है, रात में देर में ना खाएं, रात का खाना हल्का रखें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वेट अपना कम करें और स्ट्रेस है तो उसको कम करें। जी। एक फोन लाइन पर हमारे साथ एक श्रोता है, आइए इनका प्रश्न जानते हैं। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? दिल्ली दी चाशनी कुड़ी सृजन राजपूत जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार, सुभाष नगर से बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका प्रश्न बताएं। डॉक्टर साहब को भी सादर प्रणाम। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये यूथ में जो डायबिटीज की दिक्कत हुई है ये कोरोना टाइम के बाद की है, क्योंकि हमारे जो यूथ है ना उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वो मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, कृपया बताने का कष्ट कीजिए। बहुत अच्छा आपने एक पहलू को पकड़ा कि ये फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है और ये फिजिकल एक्टिविटी कोरोना के टाइम से भी कम हुई और पहले से भी कम हो रही थी। ऑब्वियसली कोरोना के बाद में से बच्चों ने स्कूल जाना फिजिकली कम किया, वो लोग रिमोटली स्कूल को कनेक्ट किए, डिजिटली कनेक्ट किए और पेरेंट्स ने ऑब्वियसली फिर उनको डिजिटल गैजेट्स वगैरह दिए। अब एक्सरसाइज क्या होती है, केवल थंब की एक्सरसाइज होती है। बच्चे कभी भी एक जगह नहीं बैठते थे। हमारे जमाने में तो हम केवल सोने के शायद घर ही आते थे। आउटडोर गेम ज्यादा, आउटडोर गेम खेलना कम हो गया, पढ़ाई का दबाव ज्यादा रहा और साथ में फिजिकल एक्टिविटी कम हुई। इसके अलावा खाने में भी जो चेंजेस होने लग गए, घर में कैलोरी डेंस फूड खाना आने लग गया, खाना हर समय घर में अवेलेबल होता है और कन्वीनियंट फूड अवेलेबल होता है। आपने कभी भी टेबल पे गए तो आपके अगर टेबल में आपने इस तरह की जो प्रोसेस फूड रखे हुए हैं, आपने स्नैक्स रखे हुए हैं, तो वो आपके घर में वही चीज खाई जाएगी। अगर आप उसी जगह फ्रूट्स रखें, नट्स रखें, सीड्स रखें, तो आप वो नहीं खाएंगे। इसी तरह से फ्रिज में भी आप वो चीजें न रखें कि जो आपके परिवार को नहीं खानी चाहिए। मिठाई, स्वीट्स, इनको स्टैक करके न रखा जाए। तो इस बारे में ध्यान रखेंगे। कोरोना ने जरूर इस बारे में एक बहुत चेंजेस किए, बट ये चीजें पहले से चली आ रही थी। तो डॉक्टर साहब, ये जिनको शुगर हो जाती है उनको कौन सा ड्राई फ्रूट नहीं खाना चाहिए? ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्राई फ्रूट नहीं है कि जो नहीं खाना चाहिए, सारे ड्राई फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों में पोटेशियम वगैरह की कुछ अनियमितता होती है, तो उनके हिसाब से उनको ड्राई फ्रूट वगैरह लिमिट रखते हैं। कम मात्रा में ड्राई फ्रूट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप मिक्स करके ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो आपको बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आप खाने में नहीं पा रहे हैं डायरेक्टली, वो आपको ड्राई फ्रूट्स नट से मिलते हैं। तो हमें बैलेंस रखना है कि हमें थोड़ा मात्रा में एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स ले लिया, हमने पर डे 2 फ्रूट्स लिए, हमने फ्रूट जूसेस अवॉइड करने हैं, हमने पैक्ड जूसेस अवॉइड किए, हमने चावल भी लेना है लेकिन चावल की मात्रा कम रखनी। हमने कटोरी में दाल भर के उसमें थोड़ा सा चावल ऊपर से डाल लिया, तो मैं खुश भी हूँ कि मैंने चावल खाया। जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, आप अपना परिचय दें और अपना प्रश्न बताएं।
रामवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे देखा गया है कि जो शुगर की लक्षण जो महसूस होते हैं, पैरों के तले हीट करना, तले जलते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी लग रही है। कई बार कई लोग जानते नहीं है, वो क्या करते हैं, बाल्टी में बर्फ डाल के बैठ जाते हैं गर्मियों में, सोचते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है इसलिए आराम पड़ेगा, और जब उसको चेकअप करते हैं तब पता चलता है उनको शुगर की शिकायत आ चुकी है। और डॉक्टर साहब जब उन्होंने 3 महीने का टेस्ट कराया तो उनका आया 395, जब कंट्रोल हो गई तो 3 महीने में 7.5 आया, फिर 3 महीने बाद 6.7 आया और 20 आया है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर शुगर घट जाए तो उसको क्या करना चाहिए? मीठा खा लेना चाहिए कि दवाई में कमी करनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि शुगर कम होने के नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? क्या खतरे होते हैं कि अगर शुगर लेवल और घट जाए तो दवाई खाता रहेगा इंसान, उसको पता ना चले तो? इसमें रणबीर जी, आपके जो सवाल है उसमें कई सारे क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट में कई सारे सवाल छुपे हुए हैं। पहला सवाल ये है कि पैरों में जो प्रॉब्लम आई, जिसको हम डायबिटीज न्यूरोपैथी करते हैं, नर्व में डैमेज शुरू हुआ, उसकी वजह से जो पैरों में जलन हो रही थी, पैरों में पानी को उनको बर्फ में डालना पड़ रहा था, तो वो डायबिटीज के एक लक्षण है। जैसे कि मैंने बताया कि कई बार ये डायबिटीज कई सालों से चल रही होती है। और डायबिटीज का पता कैसे चला? जब एक अंग में प्रभाव पड़ने लग गया, जब नर्व्स में डैमेज आए, तब जाके डायबिटीज का मालूम चला। पहला ये है कि इसमें जो प्रॉब्लम आई वो डायबिटीज के लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज की। अब जब आपने बताया कि एवरेज कंट्रोल 395 के आसपास था, 395 था, और उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो ग्रेजुअली शुगर कंट्रोल हो गई और अब एवरेज कंट्रोल 6.5 के आसपास आ गया। तो अब इसमें हम दवा का क्या करें? उनको डर यह है कि कहीं मेरी शुगर लो ना हो जाए जी। इसका आंसर यह है कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी है कि मैं किस तरह की दवा ले रहा हूं। क्या मैं इस तरह की दवा ले रहा हूं कि जिसमें शुगर लो होने की संभावना है, या इस तरह की दवा ले रहा हूं केवल जो कंट्रोल करती है, लो नहीं करती? क्योंकि आज कई तरह की इस तरह की दवाएं हैं कि जो केवल कंट्रोल करती है, लो नहीं करती है। ठीक है। अगर आप उन दवाओं पे हैं और आपका कंट्रोल 6.5 के नीचे है तो आपको डरने की बात नहीं है। इसलिए टाइट शुगर कंट्रोल लॉन्ग रन में अगर आपने 6.5 के नीचे मेंटेन किया हुआ है या 7 के नीचे मेंटेन किया हुआ है, वो आज से 10-15 साल आपको डायबिटीज को केवल डायबिटीज तक सीमित रखेगा। उससे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं अंगों में वो नहीं नजर आएंगे। और यही डायबिटीज के ट्रीटमेंट का एम होता है कि डायबिटीज से होने वाले दुष्प्रभाव को रोका जाए। रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप, और डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा हमारे साथ बात कर रहे हैं युवा और मधुमेह विषय पर। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात जो सामने निकल कर आती है, डायबिटीज और यूथ कंटेक्स्ट में हम स्पेशली बात करें तो डायबिटीज एक साइलेंट किलर है और बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। इम्यूनिटी लो रहती है तो बेसिकली हम जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। तो आप क्या फिटनेस मंत्र हमारे सभी श्रोताओं को देना चाहेंगे और इस विषय पर क्या बताएंगे? अगर आपको परिवार में डायबिटीज है तो आपको जिम्मेदारी आपके लिए नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बनती है। आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे, और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा। मिस्टर आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया था मिस्टर झुंझुनवाला का। मिस्टर झुंझुनवाला जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे, वो हमारे शेयर मार्केट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे। उन्होंने लिखा था कि माई वर्स्ट इन्वेस्टमेंट वॉज माई हेल्थ। तो हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए, और आज के जमाने में इन्वेस्ट का मतलब है कि कम खाइए, स्वस्थ रहिए, वजन नियंत्रण में रखिए। जी, क्या स्ट्रेस, डिप्रेशन और हाइपर क्लैमिया का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल, स्ट्रेस भी एक डायबिटीज का कारण बनता है। और ये देखा गया कि डिप्रेशन की वजह से आपके फूड अनियंत्रित होगा, वजन बढ़ेगा, और कुछ शरीर में ऐसे हार्मोन होंगे कि जिससे कि शुगर बढ़ने की संभावना बढ़ती है। तो इसलिए अपने स्ट्रेस को भी नियंत्रण जरूर रखें, और फिजिकल एक्टिविटी इस मामले में बहुत एक योगदान देती है कि जो आपके स्ट्रेस को भी नियंत्रण करती है। जी, ये अंगद हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी उम्र 33 साल है, मेरे फादर की डेथ जो है वो शुगर की वजह से ही हुई थी, तो अब मैं क्या बिल्कुल मीठा खाना बंद कर दूं? कैसे मैं अपना मैनेज करूं? मेरे ख्याल से मीठे पे हम पहले भी जवाब दे चुके हैं। मीठा हम क्यों लिमिट केवल अपने ओकेजन्स के लिए ही रखें, और उसमें भी उसको एक लिमिट मात्रा में खाएं। और अंगद, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना वजन नियंत्रण में रखें और समय समय पर अपनी शुगर को जरूर चेक कराएं। 40 साल के बाद, जैसे कि मैडम ने बताया था, कि आपको अपना एक बार शुगर का चेक जरूर कराना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज को अपना आदर्श वेट मेंटेन करेंगे तो आप अपने को शुगर से बचा सकते हैं। जी, अतुल्य कीर्ति जरिया धनबाद से जानना चाहते हैं कि मधुमेह में वजन क्यों घटने लगता है?
मधुमेह में वजन उनका घटता है जिनकी की शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है। शुगर अगर 250-300 के ऊपर खाली पेट की खाने के बाद की 300-350 के ऊपर जाती है तो शरीर में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है कि जो कि ग्लूकोज को शरीर में यूज करने के लिए मदद करता है, उसका यूटिलाइजेशन के लिए मदद करता है। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो शरीर में ब्रेकडाउन हो जाता है। शरीर को लगता है कि उसको ग्लूकोज कम मिल रही है, तो फैट एंड मसल का ब्रेकडाउन होता है और वेट घटना शुरू हो जाता है। लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान जानना चाहते हैं कि डायबिटीज में कौन सा फ्रूट या फिर फ्रूट नहीं लेना चाहिए, क्या वो? आप सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। हम तो कहते हैं पेशेंट को अक्सर आम के सीजन में कहते हैं कि मैं आम ले सकता हूं, सबसे बड़ा सवाल होता है। हम कहते हैं बिल्कुल आप आम ले सकते हैं, आप 2 फाक आम की खाइए, मैंगो शेक विदाउट शुगर ले लीजिए, पल्प बहुत अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप बनाना खा सकते हैं, एनी फ्रूट यू कैन हैव, प्रोवाइडेड कि आपके किसी डॉक्टर ने पर्टिकुलर फ्रूट के लिए मना नहीं किया है। वो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से कई बार ऐसा हम कर सकते हैं, जूसेस अवॉइड करने। ओके डॉक्टर। तो जयंत है पटना से, उम्र इनकी 38 वर्ष इन्होंने लिखी है और ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, रैंडम शुगर 182, क्या ये डायबिटीज है? इसको हम रैंडम शुगर 182 में डायबिटीज में नहीं आएगी। अगर डायबिटीज में रैंडम आपकी 200 के ऊपर है और आपको डायबिटीज के लक्षण हैं तो इसको डायबिटीज बोला जाता है। लेकिन 182 रैंडम ज्यादा है। 140 के ऊपर अगर आपकी रैंडम है तो आपको अपना प्रॉपर खाली पेट और ग्लूकोज लेने के बाद या फास्टिंग पीपी और HbA1c का टेस्ट करा के इसको कंफर्म करना जरूरी है कि आप डायबिटीज में हैं या प्री डायबिटीज में हैं या नॉर्मल हैं। जी, तो डॉक्टर जल्दी से बताइए कि आप हमारे श्रोताओं को क्या फिटनेस मंत्र देना चाहेंगे आज के लिए? सी फूड इज एज ए न्यूट्रिशन। खाना न्यूट्रिशन के लिए है, शरीर के हेल्थ के लिए बनना है। आज हम एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी देख रहे हैं कि फूड बीमारी क्रिएट कर रहा है, तो ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति है कि फूड को हमारे शरीर में बीमारी क्रिएट नहीं करने दीजिए। सेकेंड, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करिए, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करिए, घर में वेइंग स्केल जरूर रखिए और सबका वजन हर महीने चेक करिए, देखिए किसका वजन बढ़ रहा है, और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, मस्त रहिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतना इम्पोर्टेंट विषय हमारा आज का युवा और मधुमेह, यूथ एंड डायबिटीज विषय पर आपने इतनी उम्दा जानकारी, इतनी सारी बातें हमें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो। थैंक यू सो मच आप सभी का, आपका भी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं का भी, कि आप हमारे साथ जुड़े और रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम को इसी तरह आप प्यार देते रहिए और जुड़े रहिए रेनबो 102.6 के साथ, दिल से दिल तक। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।